हेलो बच्चों, कैसे आप। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम खालिद क्लासेस में। मैं मोहम्मद खालिद। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की फिजिक्स और उससे संबंधित जो चैप्टर 1 है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमारा चैनल यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जो कक्षा 12 में है उनके लिए बहुत ही उपयोगी चैनल है। ठीक है, तो उसी श्रृंखला में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। जो हम लोगों ने पिछला पढ़ा था उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग समझेंगे। देखिए, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने अच्छी स्थिति में और निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा था। आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी पोजीशन में अर्थात थीटा पोजीशन में वैद्युत द्विध्रुव की थीटा पोजीशन में हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आइए इसको देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या हम लोग समझ रहे हैं। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में अर्थात अच्छी और निरक्षी का कोई भेद नहीं, वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी स्थिति में अर्थात थीटा स्थिति में ठीक है, थीटा स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए ये क्या चीज़ है, पहले ये तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको समझेंगे कि क्या है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। चलिए, ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। अच्छा सा बना दें क्योंकि चित्र स्पष्ट बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर चित्र स्पष्ट नहीं बनता तो फिर बातें समझ में नहीं आती। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला चार्ज मान लिया माइनस का क्यू है और ये वाला चार्ज प्लस का क्यू है। ठीक है, और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इसका जो मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट है, वो बिंदु ओ है। और यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ पे? यहाँ पे आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है। यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इस बिंदु की पोजीशन के बारे में बताया गया कि ये जो लाइन है, ये जो अक्ष है, वो इससे थीटा कोण बनाती है। वैद्युत द्विध्रुव की जो अक्ष है अर्थात ये वाली लाइन है, बहुत महीन सी, चलिए हम बनाए दे रहे हैं। तो ये वाली लाइन है, इससे ये थीटा कोण पर है। ठीक है, अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम कुछ उपाय लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो उपाय लगाएंगे वो हम कौन सा लगाएंगे ज़रा समझिएगा। पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, हमको करना क्या है। हम इसमें लिखेंगे माना प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से निर्मित 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है। 2L लंबाई का वैद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये हमको पता करनी है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, रेखा OP ऐसे लिख सकते हैं, रेखा या रेखाखंड OP वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष से थीटा कोण बनाती है। ऐसे ये कोण भी मान लिया, थीटा कोण बनाती है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए, इसको निकालने के लिए एक तरीका अपनाएंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें जो पिछले फार्मूले हम लोगों ने पढ़े, अच्छी स्थिति वाले, निरक्षी स्थिति वाले, उसका यूज़ करेंगे। देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है।
हमने कहा देखिए ये जो अच्छी स्थिति वाला था, याद करिए यहाँ पर ये माइनस क्यू आवेश था, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश था, ठीक है। और अच्छी स्थिति में यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने ज्ञात की थी, ये वाला प्लस क्यू था, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आई थी, देखिए माइनस के कारण इधर थी, प्लस के कारण इधर थी, तो नेट इधर था, याद करिए नेट इधर था। अच्छा, अब दूसरी चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो P होता है, P का मतलब क्या, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी डायरेक्शन किधर होती है, हमने बताया था माइनस से प्लस की तरफ होती है। तो P वेक्टर देखिए किधर होता है, इधर होता है, माइनस से लेकर के किसकी तरफ, माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू की तरफ। अब आप देखिए जरा कंपेयर करिए कि जिधर P वेक्टर है उधर ही E वेक्टर है, ठीक। अर्थात जिधर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उधर ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा देखिए जो निरक्षीय स्थिति वाला हम लोगों ने पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, जरा समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बस यहीं पे समझ लीजिए, सारा मामला ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। देखिए निरक्षीय स्थिति में माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ठीक है, ये निरक्षीय स्थिति हो गई। यहाँ पर जो हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी वो E1 cos थीटा E2 cos थीटा को जोड़ा था जो कि इधर आया था, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर आई थी। और P वेक्टर किधर होता था, देखिए P इधर होता था, P इधर होता है माइनस से Q की तरफ, माइनस Q से प्लस Q की तरफ, ठीक है। वेक्टर चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो अब देखिए इन दोनों में तुलना करिए, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो P वेक्टर के अपोजिट होगी और लेकिन उसी के समांतर होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। और जो अच्छी स्थिति है उसमें P वेक्टर के ही डायरेक्शन में, P वेक्टर की ही दिशा में E वेक्टर होगा। इन दो स्थितियों का हम यूज़ करके, इन दोनों रिजल्ट का यूज़ करके हम नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ पे ज्ञात करेंगे। अब आप देखिए बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमने माना कि P वेक्टर ये रहा, ये क्या रहा, P वेक्टर किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये रहा P वेक्टर। देखिए थोड़ा छोटा लिखा है, देख लीजिएगा, दिख रहा होगा। और इस P वेक्टर के हमने दो घटक प्राप्त किए, एक इस डायरेक्शन में, एक इसके लंबवत डायरेक्शन फिर होगी ऐसे। तो देखिए यहाँ पर चित्र अच्छे से बनाइए, थोड़ा साफ सुथरा बना देते हैं। देखिए वीडियो में आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिखे तो आप अंदाज़ा हमारे बोलने से अंदाज़ा लगा लीजिए। तो यहाँ पे एक घटक इधर होगा और एक घटक ये होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये जो घटक होगा इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, देखिए थीटा इधर का कोण दिया हुआ है, जिधर थीटा दिया होगा वो हो जाएगा घटक P cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं दिया होता है वो होता है P sin थीटा। घटक निकालना कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब आप हमारी बात को गौर से सुनिएगा। अब समझ लीजिए P खत्म हो गया, P के दो घटक बन गए, P cos थीटा बन गया, P sin थीटा बन गया, ठीक, बन गया। अब जो है P cos थीटा के हिसाब से यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा। अब आप देखिएगा, जो अब इसको देखिए, P वेक्टर इधर था तो E वेक्टर इधर था, P cos थीटा इधर है तो इसकी वजह से E किधर होगा, उसी की डायरेक्शन में आगे से आप बना दीजिए। तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 वेक्टर होगी और इधर होगी, ठीक है। इस चित्र को कंपेयर करिए उससे। और ये जो घटक P sin थीटा है ये देखो इधर है, इसके हिसाब से ये जो बिंदु P है, इसके रेस्पेक्ट में जो बिंदु P है वो देखिए इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। P इधर को है तो E इधर को होगा। P sin थीटा के हिसाब से बिंदु P निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में है, अर्थात ये वाली पोजीशन है। तो P sin थीटा जब इधर है, ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा वो इधर बनेगा, इसके अपोजिट, ये बनेगा E2। ये बात आपको समझनी है। इन दोनों चित्रों को ध्यान में रखिए और उसको ध्यान में रखिए, अच्छे से मिला लीजिए, ठीक है।
अब देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे p वेक्टर के घटक p साइन थीटा के कारण माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर होगी तथा P cos थीटा, हमने उल्टा लिख दिया, P cos थीटा के कारण P cos थीटा के कारण माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी। ये P cos थीटा है, इसके कारण E1 इधर को होगी, ठीक है। और तथा P sin थीटा के कारण E2 वेक्टर होगी, ठीक। अब देखिए वो क्यों होगी, किस डायरेक्शन में होगी, वो इनको देख करके हमने बनाया है, ठीक है। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, आप चाहें तो चित्र में बना रहने दीजिएगा, हमारे पास जगह कम है इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए E1 की और E2 की वैल्यू कितनी होगी, E1 का परिमाण कितना होगा। E1 किसके कारण बना था, P cos थीटा के कारण बना था। P cos थीटा से E1 देखा जाए तो किस स्थिति में है, P cos थीटा के हिसाब से E1 अच्छी स्थिति में है। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, देखिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या होता है 2p/r³, 2p/r³, 2 गुणे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन यहाँ पर P के बजाय क्या लिया जाएगा, P cos थीटा लिया जाएगा, 2p cos थीटा अपान r³, दूरी का क्यूब, दूरी कितनी है, दूरी r है, तो हमने लिख दिया r³, ठीक है। याद करिए अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला 2p/r³ होता था, तो लेकिन यहाँ पर P के बजाय P cos थीटा के कारण है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 2p cos थीटा। इसी तरह से जो E2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब निरक्षीय स्थिति वाला लगाएंगे, क्योंकि जो P sin थीटा होगा इसकी वजह से ये E2 बना है, तो निरक्षीय स्थिति में है ये, तो निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला लगाएंगे। निरक्षीय स्थिति वाला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³ होता है, इसमें 2 नहीं होता। P का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर कौन सा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिया जाएगा, यहाँ पे लिया जाएगा P sin थीटा/r³, ठीक है। अब ये दोनों आ गए। अब क्या करना है, अब हमको परिणामी निकालना है। परिणामी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए क्या करना होगा, देखिए हमें वेक्टर को जोड़ने के नियम पता है। वेक्टर को जोड़ने के लिए कई नियम है, उनमें से एक नियम समांतर चतुर्भुज का भी होता है। तो यहाँ पर हम एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे जो कि आयत के आकार का यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये अच्छी स्थिति है और ये उससे जस्ट लंबवत 90 अंश पे है, तो आयत के आकार का आएगा। और ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये प्रदर्शित हो जाएगी E यहाँ से, ठीक है। अब देखिए ये आयत की 2 भुजाएं हैं, ये लंबाई मान लो और ये चौड़ाई मान लो, तो आयत का विकर्ण हमको ये निकालना है और यही परिणामी होगा। तो देखिए परिणामी कैसे प्राप्त होगा, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वर्गमूल E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। तो वर्गमूल हमने लगा दिया E1 स्क्वायर, E1 की वैल्यू रख दीजिए, उसका स्क्वायर ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p cos थीटा/r³, 2p cos थीटा/r³ और इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P sin थीटा/r³।
पी साइन थीटा अपान आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए भाई इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको सरल रूप में लाना है। ठीक है, बहुत कठिन इसको मत समझिएगा। देखिएगा, देखिए अच्छा इसका वर्गमूल हटा दे रहे हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए। देखिए 1/4πε0 इसमें भी है, इसमें भी है, पी इसमें भी है, इसमें भी है, आर क्यूब दोनों में है और वर्ग भी है, इसलिए ये गिनती ये वाला मान 1/4πε0 पी और आर क्यूब इतना बाहर आ जाएगा। वर्गमूल के अंदर क्या बच गया? वर्गमूल के अंदर बच गया 2 और कास थीटा और दोनों का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर देखिए बच जाएगा साइन थीटा, तो इसका भी वर्ग होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखिए और हल करने की कोशिश करते हैं, तो 1/4πε0 और p अपान आर क्यूब और देखिए इसको हमने लिख दिया दो टुकड़ों में, 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। देखिए 4 कास स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 कास स्क्वायर थीटा, 3 और 1 4 कास स्क्वायर थीटा हो गए प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा। ऐसा इसलिए किया ताकि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा मिलकर के 1 हो जाए और हमारा फार्मूला थोड़ा सा सरल हो जाए। तो देखिए इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए फार्मूला क्या बना हमारा, देखिए E बराबर 1/4πε0 और क्या आ जाएगा P अपान आर क्यूब और 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1, वर्गमूल के अंदर आया 3 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए ये हमारा फार्मूला बन करके आया। इससे आप किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अगर जो हमको कोण मालूम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में होगी ये भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कोई कोण मानना पड़ेगा। उसकी डायरेक्शन आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये जो अच्छी स्थिति है इसके कारण इससे मान लिया ये फाई कोण पर है। ठीक है, तो आप सपोज कीजिए ये एंगल है फाई। ठीक है, देखिए लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ये भी फाई मान सकते हैं, इसके इधर वाला भी मान सकते हैं। चलिए लेकिन किताब में दिया है तो वही वाला हम मान लेते हैं। माना रेखा OP, ठीक है, परिणामी E के साथ, परिणामी E वेक्टर के साथ फाई कोण बनाती है, फाई कोण बनाती है। अच्छा, तो ये फाई क्या बताएगा? E वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। ये जो परिणामी E वेक्टर है ये वाला, इसकी दिशा को बताएगा कि ये किस दिशा में आएगा। तो हम फाई को निकालेंगे। फाई को कैसे हम निकाल सकते हैं? देखिए आप tan फाई यहाँ पर लगा दीजिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मतलब क्या हुआ? ये वाली दूरी, देखिए ये वाली दूरी, ये दूरी देखिए इसके बराबर है, E2 के बराबर है। तो हम लिख देंगे E2 का परिमाण E2 और बटे आधार मतलब E1, ये E1, इससे tan फाई निकल आएगा। E2 के वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो अभी समीकरण यहाँ पे लिखी थी उसको मिटा दिया, वहाँ से वाली लिख दीजिए। तो क्या लिख देंगे? देखिए E2 की वैल्यू क्या लिखी थी? E2 क्या था? ये वाला था, तो इसके कारण बना था। तो देखिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे 1/4πε0 और क्या था P साइन थीटा अपान आर क्यूब, ये था। और E1 की वैल्यू क्या थी? देख के लिख लीजिए, आपने नोट किया होगा। तो 2P कास थीटा अपान आर क्यूब ये थी। यहाँ पे जो कट जाए उसको काट दीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, P और P कैंसिल हो गया, आर क्यूब कैंसिल हो गया। तो देखिए क्या आया, देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह बना लें, कितना आ गया? देखिए tan फाई बराबर आ गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ऊपर आ गया साइन थीटा बटे 2 कास थीटा, साइन थीटा अपान 2 कास थीटा। ठीक है, तो
तो tan फाई को हम लिख सकते हैं tan थीटा 1/2 ऐसे लिख दें, और tan थीटा ऐसे लिख सकते हैं। अगर जो हमें थीटा दिया हुआ है तो tan थीटा निकाल देंगे, उसका 1/2 करके हम tan फाई निकाल सकते हैं, इसका एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये थोड़ा सा जटिल लग रहा होगा, लेकिन इतना कोई मुश्किल नहीं है। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी हम आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बहुत जल्दी आपको अगला वीडियो उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, गुड बाय।